खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो इन लोगों को जो अधिकार दिए गए थे तो उसमें 4 आदेश जारी कर देते हैं। जो धन संपत्ति दिया था वो वापस ले लेता है, ठीक है। वो शराब, वो देखता है कि जब ये लोग अमीर होंगे तो शराब पिएंगे, नशा करेंगे, इसलिए मद्य निषेध कर देता है। तीसरा वो बहुत बड़ा काम करता है कि गुप्तचर का जाल बिछा देता है अपने राज्य में, जिसमें सारी सूचना उसको मिलती रहती है, ठीक है। चौथा है वो अमीरों पे लेन देन पे रोक लगा देता है। तो इससे क्या होता है, देखिए राजा, हमको शासन करना है, हम राजा हैं, आप भी राजा हैं, तो आपकी नीति को हर व्यक्ति कहीं भी किसी भी देश का या दुनिया में कहीं भी इतिहास में राजा बना है तो सबको तो याद नहीं किया जाता है। हम लोग क्यों अशोक के स्तंभ को लेते हैं, क्यों उसको राष्ट्रीय चिन्ह बनाते हैं? कोई खास बात नहीं होगी ना अशोक में, बहुत से राजा हुए, तो हर राजा अपने इतिहास में अपने काम के नाते ही जाना जाता है, अपनी उसी की नीति ही होती है, राज की नीति, जो राजद सिद्धांत होता है। तो बलबन ने भी सोचा कि हम ऐसे राजा बने जो एकदम अनुशासन में रहे। हम, आप भी आज क्या प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं? नहीं, आज भी अनुशासन है। आपको मिलने के लिए बहुत, या तो आप IAS हो जाइए, या तो कि सचिव हो जाइए, या बहुत बड़ा कोई सामाजिक व्यक्ति बन जाइए, तब आप मिल पाएंगे। तो बलबन ने भी सोचा कि हर व्यक्ति अगर राजा के पास बैठ लेगा तो अनुशासन की कमी हो जाएगी और सारी चीजें गोपनीय बात फैल जाएगी। आज मान लीजिए प्रधानमंत्री इसरो गए और उनका प्रोग्राम था, क्या है ये डिटेल कब आएंगे, न्यूज में तो चल रहा था, लेकिन फाइनल चीज किसी को जानकारी नहीं होती है, प्रधानमंत्री कैसे आएंगे, क्या आएंगे, ये सारी गोपनीय होती है। तो राजा भी जब शासन करता है तो अपनी नीति बनाता है, राजनीति हर राजा ने बनाया, और जिसने नहीं बनाया, जिसने गलती की, उसको कोई ना कोई किसी ने मार दिया या उसके घर वाले ने ही मार दिया। तो उसके घर वाले 40 के दल ने ही हटाया, कर दिया। तो बलबन को लगा कि 40 का दल तो बड़ा खतरा है, इसी को खत्म कर दिया। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। इसके पहले का जब गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो बहुत योग्य व्यक्ति था, वो पद भी योग्यता के आधार पर उसने दिया, क्वालिफिकेशन के आधार पर, कि अपने यहाँ योग्य व्यक्ति को ही चुना जाएगा। जैसा कि आज एग्जाम होता है, ऐसे ही उसने योग्य व्यक्ति को चुना। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की नीति नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल विपरीत था इसके, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, पहली बात जान लीजिए, इनके हम प्रारंभिक जीवन के बारे में पता करते हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, सगा भाई नहीं था, ठीक है। दूसरी बात है कि इसका 2 बार राजअभिषेक हुआ। सिंध में जब मोहम्मद बिन तुगलक अपना युद्ध कर रहा था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर फिरोज शाह तुगलक का राजअभिषेक होता है, फिर वो दिल्ली भी आता है। तो इसका देखिए, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बनता कैसा है कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सा शासक है जिसका 2 बार राजअभिषेक? फिरोज शाह। अभी तक हमने ये चीज नहीं बताई, तो हमने नई चीज बता दी आपको। यानी इनके राजत्व सिद्धांत में एक चीज पहली बार आई, इसने 2 बार। अब आप लोग सोचेंगे कि 2 बार राजअभिषेक करने का मतलब क्या हुआ, फायदा हुआ उसको। यानी अगर राजा पॉपुलर है तभी तो उसका 2 बार राजअभिषेक हो गया, हुआ कि नहीं कामन सेंस का? तो इसका भी क्या होगा, 2 बार राजअभिषेक, इसका ये राजनीतिक जीवन है, 2 बार राजअभिषेक। देखिए, इसके पहले के शासक ने राजनीति में धर्म को अलग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब बैठा गद्दी पर तो उलेमा लोग, देखिए आज भी देखिए डिपार्टमेंट अलग होते हैं। पहले धर्म विभाग होता था, धर्म विभाग में उलेमा लोग होते थे, वो राजा को सलाह देते थे कि धर्म से क्या निर्णय लिया जाए। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। कहने का मतलब वो उलेमा की बात नहीं मानता, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक भी उलेमा की बात नहीं मानता था, उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर क्या किया, उलेमा के अनुसार ही अपना राजनीतिक जीवन चलाया। इसने सीधे उलेमा जो थे उनको सीधे उनकी बात मानने लगा। यानी फिरोज तुगलक की जो धार्मिक जीवन था उसमें यह था कि उसने उलेमा के अनुसार शासन करना शुरू कर दिया, और उसने एक उपाधि धारण की, सैयद उस सलातीन,
सैयद उस सलातीन, ये उपाधि धारण थी। फिरोज शाह तुगलक ने सैयद उस सलातीन क्या कहते हैं उपाधि धारण की। जब ये गद्दी पर बैठा तो 21 दिन तक उत्सव मनाया गया। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठ गया तो 21 दिन तक, यानी कहने का ये मतलब है कि राजा बैठा तो उसका विरोध नहीं हुआ, 21 दिन तक उत्सव मनाया। दूसरा उसने एक काम और किया, कल हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऋण देना, कृषि ऋण देना, जैसे आज केसीसी दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड, वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर कृषि ऋण दिया था, सोनदर। फिरोज शाह तुगलक ने इतना अच्छा काम किया कि जिनको भी कृषि ऋण दिया था वो ऋण माफ कर दिया। शुरुआत करने के से अच्छा काम। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत उदारवादी था, तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए सर तकावी ऋण, हाँ उसको सोनदर या तकावी दोनों कहते थे, दिए गए ऋण यानी सोनदर या तकावी को माफ कर दिया। ठीक है, और जितने लोगों ने ऋण लिया था, एक बार कांग्रेस की सरकार थी कि उसने केसीसी माफ कर दिया था, ठीक है 2009 में किसानों ने कर लिया था भारत में, तो मनमोहन सिंह ने माफ कर दिया था। तो वैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो इसने भी ऋण माफ कर दिया सबका, जितने लोगों ने ऋण लिया था उतना माफ कर दिया। अब देखिए इसके बाद ये गद्दी पर बैठता है तो इसकी सबसे बड़ी खास चीज होती है, किसी भी राजा का सबसे बड़ा सलाहकार कौन होता है? मंत्री, प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहते थे, ठीक है, राजा का सबसे बड़ा सलाहकार या वजीर कहते थे। तो फिरोज तुगलक के यानी तुगलक वंश में खास जितना भी सल्तनत काल में वंश है, तुगलक वंश में खासकर वजीरों को बड़ा सम्मान मिलता था, और इन्होंने वजीरों की सलाह पर ही अच्छे काम किए, तो बड़े योग्य वजीर मिले। किसी भी राजा को जब योग्य या किसी भी प्रधानमंत्री को योग्य अधिकारी मिल जाएंगे तो वो शासन चलना बहुत अच्छा हो जाता है। तो वैसे ही तुगलक वंश में वजीर अच्छे थे। इसके ही काल में भी एक बहुत फेमस वजीर था मलिक मकबूल, उसने एक वजीर की नियुक्ति की, मलिक मकबूल। वजारत का पद में वृद्धि हुई, इसको शॉर्ट में लिखिए, मतलब वजारत का पद था उसमें क्या है कि वृद्धि हो गई, यानी वजीर के जो पद में है उनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इसके काल में एक चीज और नई चीज हुई कि रेवेन्यू यानी आय क्या है, दिल्ली की आय क्या है, आसपास क्षेत्र की आय क्या है। तो एक अधिकारी की नियुक्ति की गई कि वो दिल्ली की आय निकाल कर दिखा दे। तो एक अधिकारी ने उस समय दिल्ली की आय निकाला और 6,85,00,000 टन का बनाया। ये क्वेश्चन आता भी है, पूछा गया है फिरोज तुगलक के काल में दिल्ली की आय कितनी थी? 6,85,00,000 टन का दिल्ली की राजस्व आय 6,85,00,000 टन का। ये क्या है? दिल्ली की राजस्व आय थी, जिसको निजामुद्दीन नामक एक अधिकारी ने निकाला था, ठीक है। ये हिसामुद्दीन नामक अधिकारी ने 6,85,00,000 टन का ये क्या कहते हैं
शुरुआत में देखिए, हम शुरुआत के बारे में अगर इसके इतिहास के बारे में बताएं, बहुत तेज काम करता है। इसमें 24 कष्टदायक कर जो उसमें छोटे मोटे कर थे वो समाप्त करना है। गद्दी पर बैठते ही एक सेकंड, जब पूरा टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक में क्वेश्चन पूछना। आप पूछिए। 6 करोड़ 85 लाख है या 6 करोड़ 78 लाख? 6 करोड़ 85 लाख घंटा, ये आप लिख लीजिए, कहीं कहीं किताब में जो भी लिखे ये भी है, ठीक है। 6 करोड़ 85 लाख घंटा ये आएगी। अब देखिए, फिरोज शाह मतलब बैठता है तो उसे 24 कष्टदायक कर को समाप्त करना है। 24 कष्टदायक कर समाप्त उसके कारण में अन्य कर तो थे, लेकिन 4 प्रमुख कर थे, 4 प्रमुख कर। जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 प्रमुख कर, उसमें 4 प्रमुख थे, और भी छोटे कर थे 2-4, लेकिन ये प्रमुख थे। जजिया क्या होता था? जजिया गैर मुस्लिमों पे लगने वाला कर, जो कि सबसे पहले किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया लगा दिया। इसने उस समय जो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों पे नहीं लिखा, ब्राह्मण और जो विकलांग थे उन लोगों पे नहीं लगता था, इसने सभी पर लगा, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया और जो विकलांग थे उन पर भी इसने एक कर लगा दिया, जजिया। फिरोज शाह। जकात क्या है? ये मुस्लिमों से यानी इस्लाम धर्म के अनुयायियों से लिए जाने वाला कर था। जकात इस्लाम धर्म के अनुयायियों से लिए जाने वाला, लिया जाने वाला। तीसरा है खराज, ये भूमि कर होगा। देखिए, खराज पूरे, अगर ये चारों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा आय किससे होती थी? क्योंकि देखिए, हमेशा से उस समय तक भूमि ही आय का प्रमुख साधन था, तो खराज एक प्रकार का भूमि कर होता था। भूमि कर। चौथा था खुम्स, उस समय लूट लिया जाता था। जाते थे युद्ध करने के लिए तो सैनिक क्या कहते थे? लूट लेते थे। तो लूटने का हिस्सा जो होता था वो आपस में बांटा जाता था। लेकिन यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक लूट के हिस्से में 4/5 हिस्सा ले लेते थे, राजा को मिलता था, और सैनिकों को 1/5। लेकिन इसने फिर राजा का हिस्सा, इसने यानी राजा का हिस्सा 1/5 लिया। इसने फिरोज शाह तुगलक ने 1/5 हिस्सा इसने राजा का लिया। देखिए, ये तो हमने 4 प्रमुख बात। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने सिंचाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है, सिंचाई के साधन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। वैसे नहर प्रणाली की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक के समय हो गई थी, लेकिन इसने सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया और सिंचाई के नाम पर इसने एक नया कर की शुरुआत की। ये कर तो पहले भी चले आ रहे थे, लेकिन इसने नया सिंचाई कर लगाया, नया सिंचाई कर, इसको कहते थे हार्वेस्टर। नया सिंचाई कर लगा दिया जिसको हार्वेस्टर कहा जाता था। ठीक है, इसने अपने राज्य के सिद्धांत में एक नई चीज और शुरू की और वो थी सैनिकों में वंशानुगत प्रथा को लागू करना। सैनिकों में वंशानुगत प्रथा को लागू करना। सैनिक में वंशानुगत प्रथा को लागू करना।
यानी कहने का ये मतलब था कि अगर कोई सैनिक मर जाता था तो उसके मरने के बाद उसके लड़के को नियुक्ति सेना की जगह हो जाता। तो ये क्या अच्छी नीति थी कि नहीं? लेकिन उस समय सैन्य विभाग में ये जो है सही नीति नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सेना को ही युद्ध लड़ना होता। इसके काल में एक और प्रथा थी जिसको कहते हैं नई प्रथा, सैन्य विभाग में चली, और ये प्रथा थी इतलाक प्रथा। इतलाक प्रथा क्या था? देखिए, ये एक चेक होता था जिसको हुंडी या चेक कहते थे। तो ये सैनिकों को जब उनको वेतन मिलना होता था तो ये चेक यानी हुंडी, जिसको इतलाक कहते थे, इसी हुंडी के माध्यम से ही वो अपना क्या कहते हैं वेतन प्राप्त करते थे। इसी को इतलाक कहते हैं, यानी सैनिकों को वेतन मिलता था, सैनिकों को इस प्रथा से वेतन मिलता था, वेतन प्राप्त होता था। देखिए, तुगलक के काल में भी भ्रष्टाचार पर वृद्धि हो गई, ठीक है। भ्रष्टाचार को उसने खुद बढ़ावा दिया था। उस समय देखिए, उसने खुद अपने एक सैनिक को पैसा देकर अपने एक घोड़े को दीवाने अर्ध विभाग में पास करवाया, घूस देकर। पहले क्या हुआ था कि घोड़े को दाग प्रथा और धुलिया प्रथा लागू की गई। उससे क्या होता था? दाग प्रथा क्या थी? इसलिए कि घोड़े को कोई बदल ना सका, लेकिन उसने अपने सैनिकों को घूस दिया कि तुम घूस दे दो, अपना कोई सा घोड़ा दिखा के पास करा, ठीक है। तो भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने वाले क्या कहते हैं, यही थे। अब देखिए, इनका सामाजिक कार्य यानी लोग ये का इसको जो है दास रखने का बहुत शौकीन था, दास से बहुत प्रेम करता था। इसलिए इसने दास रखने के लिए एक विभाग ही बना दिया। दास रखने का बहुत ज्यादा शौकीन था। दास देखिए बहुत प्रारंभ से थे, दास प्रथा भारत में बहुत प्रारंभ से थी। दास और वंश में थी कि नहीं थी? और वंश में जी। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बनाए? 9 प्रकार के, ठीक है। तो दास प्रथा पहले से चली आ रही है। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कहा जाता है लगभग 1,80,000 दास रखते थे। उसके लिए विभाग बना दिया, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग बना दिया जो दासों को देख रेख करता था। उसको अपने राज्य में जो बेरोजगार लोग थे उसकी बड़ी चिंता थी, इसलिए उसने उसके लिए बेरोजगारों को देखभाल करने के लिए रोजगार दफ्तर बना दिया, जो आज भी है, ठीक है। रोजगार दफ्तर, रोजगार दफ्तर, इसमें रोजगार दफ्तर में वो से पता चल कि कितने लोग बेरोजगार हैं, किनको रोजगार नहीं मिला है, इस सारी जानकारी के लिए उसने एक विभाग ही बना दिया, रोजगार दफ्तर बना दिया था। वो सामाजिक रूप से उसने अच्छा काम किया। जो गरीब दीन दुखी थे, जो गरीब लोग थे, दीन दुखी थे, उनको वो क्या कहते हैं पैसा देता था। आज कौन सा विभाग करता है? गरीब समाज कल्याण मंत्रालय। ये आपकी जो योजना चल रही है समाज कल्याण समाज कल्याण विभाग करती है ना, ठीक है। तो वैसे ही उसने भी समाज कल्याण का काम किया गरीबों के लिए। समाज कल्याण विभाग पता करती है कि किसकी आय कितनी है, किनको क्या दान देना है। ये जो योजना भी है ये फ्री इसलिए दिया जाता है कि ऐसे बच्चे जिनके पास पैसा देना नहीं है, सही तो उन्हीं के लिए योजना है। तो ये
खैरात कहते थे। गरीब दीन दुखी जितने लोग होते थे उनको सहायता देने के लिए एक विभाग बना दिया जिसका नाम है, क्या नाम है? खैरात। गरीब और दीन दुखियों को देने के लिए उसने एक विभाग का निर्माण कर दिया। यहाँ तक कि उसने जब वंशानुगत बना दिया और बाद में जिनको पेंशन मिलता था उनकी देखभाल करने के लिए एक विभाग बना दिया, पेंशन विभाग। दीवाने इस्तिहार, इस्तिहार ये बना दिया। पेंशन विभाग, लोगों को पेंशन देने के लिए भी उसने बना दिया। ये तो उसके सामाजिक। अब हम उसके निर्माण के बारे में बात करें। वो बहुत स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा उसको पसंद था। उसने उस समय अशोक के 2 स्तंभ थे, ठीक है, अशोक के जो 2 स्तंभ थे, अशोक के कुल 6 स्तंभ थे उस समय, 7 स्थानों में लगे हुए थे, ठीक है, 6 स्तंभ थे जो, हाँ 6 स्तंभ थे। तो 2 स्तंभ को वो ले आया था। कहाँ पे? दिल्ली, टोपड़ा और ये अशोक में गाड़ा हुआ था। टोपड़ा कहाँ पे है? नहीं, हरियाणा है, हरियाणा के अंबाला जिला। और मेरठ, दोनों स्तंभों को उसको ये लगा कि अशोक उसके पहले का शासक है, उसने स्तंभ गड़वाया है। अपनी स्तंभ के बारे में जो लेख लिखे हैं वो उसको खुशी हुई तो वो दिल्ली लेके चला है और 2 स्तंभ लेके आया। एक टोपड़ा का स्तंभ और दूसरा था आपका दिल्ली मेरठ स्तंभ। इसको भी दिल्ली टोपड़ा कर लीजिए, दिल्ली टोपड़ा कहा जाता है। ये 2 स्तंभों को लेके चलाया और दिल्ली में गड़वा दिया। उसने देखिए कई शहर भी नए नए बनाए, उसने कई शहर नए नए नगर को बहुत शौकीन था, नए नए नगर हुआ। जैसे जौनपुर शहर उसने बसाया, जौनपुर शहर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, ये नए शहर, बहुत उसको बड़ा शौकीन था नए नए शहर बसाने का। तो उसने नए नए शहर बसाया। उसको स्थापत्य और विनिर्माण कला में इतना पसंद था कि उसने कई मस्जिद बनाई, दिल्ली में कई मस्जिद बनाई, दिल्ली में कई मस्जिद बना दी। मस्जिदों से देखिए कौन मस्जिद बनाई? खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद, ये देखिए उसको मस्जिद बनाने का बहुत शौकीन था। हमने आपको बताया कि नहर की शुरुआत की थी। इसने अपने समय की 5 प्रमुख बड़ी बड़ी नहर बनवाई। सबसे बड़ी बड़ी 5 बड़ी नहरों का ज्यादातर नहरें जो इस समय है वो हरियाणा में हैं। और उसकी 2 प्रमुख नहरों का हम नाम बता दे रहे हैं। एक है उलूखानी एवं एक है राजवाड़ी। दो प्रकार की नहर, एक है उलूखानी और दूसरा है राजवाड़ी है। ये 2 फेमस नहर उस समय के लिए ये इसने बनाया उलूखानी और
सबसे बड़ी जो उसकी नहर थी वो थी यमुना नदी से हिसार तक 150 किलोमीटर लंबी। यमुना से हिसार 150 किलोमीटर लंबी सबसे बड़ी नहर। सबसे बड़ी नहर थी। बाद में इसकी नहर इसकी जब टूटने लगी तो अकबर जब राजा बैठा तो उसने इसकी मरम्मत करा दी और शाहजहां ने इस नहर का और विस्तार कर दिया। दिल्ली तक यमुना नहर को पकड़ा दिया। जो यमुना नहर है वो दिल्ली तक शाहजहां के काल में इसको बढ़ाया गया था। इसको देखिए कारखाने का भी बहुत शौकीन था। इसके काल में दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा कारखाने थे। कारखाने दो प्रकार के होते थे, एक रातवी और एक गैर रातवी। कारखाने जो आज भी हैं कारखाने, तो कारखाने दो प्रकार थे। रातवी कारखाना क्या था? जो राजा के द्वारा संचालित होते राज्य कर उससे राज को उसके माध्यम से रातवी इसमें देखिए मनुष्य एवं पशु के लिए भोजन बनता था। राजा के द्वारा संचालित भोजन बनता था। और गैर रातवी यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता था। शाही कारखाने वस्तुओं का निर्माण होता था। तो इस प्रकार 36 कारखाने थे। इसको देखो, इसी ने सल्तनत काल में जल घड़ी का प्रयोग किया। ये पहला ऐसा शासक था कि जिसने जल घड़ी का उपयोग किया। जल घड़ी और सूर्य घड़ी। इसका प्रयोग किया इसने। शिक्षा के क्षेत्र में इसको बहुत लगाव था। इसने देखिए मदरसा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी खोला, इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी, लेकिन इसने शिक्षा में एक नई चीज की शुरुआत की। शिक्षा में पाठ्यक्रम यानी व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला ये पहला दिल्ली सल्तनत। यानी जो एजुकेशन दी जाए उसमें ये बताया जाए कि व्यवसाय कैसे, मतलब बिजनेस उसमें को पढ़ाया जाए। इसको आगे चल के महात्मा गांधी ने भी कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति पढ़ाए ग्रेजुएट लेवल पढ़ने के बाद वो बेरोजगार ना रह जाए। ठीक है, इसीलिए आजकल देखिए अलग से ही व्यवसाय का कोर्स चला देते हैं। कौन सा? MBA, MCA। ये क्या है? ये आपकी डिग्री क्या है? MBA लोग क्यों करते हैं? इसीलिए देखिए एक कोर्स ही अलग किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सल्तनत में शासक था जिसने शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया। शिक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया। देखिए इसके अर्थ यानी सिक्के के बारे में जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने एक महत्वपूर्ण सिक्का चलाया था जिसका नाम था ससगनी सिक्का। इसने एक सिक्का चलाया था ससगनी, जिसका मूल्य 6 जीतल के बराबर था। ससगनी नामक ये जो सिक्का था ये चांदी का टंका था। बिक्री तो चला टंका था, ससगनी नामक टंका था। किसने? सर अद्धा और भी किसने चलाया? अद्धा और भी किसी ने चलाया था। इसका 1/2 भाग कभी चलाया गया आधा, और ब्रिक यानी 1/4 इसका सिक्के का ब्रिक था। यानी जो ससगनी का आधा 50% को उसने अध कहा और 1/4 हिस्से को उसने ब्रिक कहा। अब आते हैं फिरोज
बड़ी कटौती। हम पहले ही बता दिए थे कि उसने जजिया लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं के ऊपर क्या किया, उसने मजार जाने पर रोक लगा दी। महिलाओं को सूफी संत के मजार होते थे वहां पर जाने पर रोक लगा दी। महिलाओं को मजार जाने पर मजार जाने पर उसने रोका। उसने क्या किया, वो एक बार गया, एक आक्रमण करने के लिए जा रहा था बंगाल में। तब उसने बहराइच में एक सूफी संत सैयद सलार, जब वो सैयद सलार की यात्रा कर लेता है तो पूरा वो धर्मांध हो जाता है। देखिए पहले वो धर्मांध नहीं था, पहले उसने 24 का स्ट्राइक कर भी समाप्त किए, सारे नेक काम करता है। लेकिन जब वो सैयद सलार मसूद की यात्रा करके लौटता है तो उसके ऊपर धर्म का पूरा प्रभाव पड़ जाता है। वो लौटता है तो इस्लाम धर्म के अनुयायी के अनुसार उसने जितने भी महल में चित्र बने हुए थे उन चित्रों को नष्ट करवा दिया, महलों के बने हुए भित्ति चित्र को नष्ट किया, महलों के बने हुए भित्ति चित्र को नष्ट कर दिया। भित्ति मतलब होता है दीवार, भित्ति मतलब दीवार पे जो चित्र बने थे उन चित्रों को उसने क्या कहते हैं कवर करवा दिया। हिंदुओं को वो जिम्मी कहते थे, जिम्मी मतलब जिम्मी कहा करता था, हिंदुओं को ज्यादातर जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी का मतलब होता है कि जिन्होंने इस्लाम धर्म के शासक या को अपना अधीनता स्वीकार कर लिया, दूसरा जिसने जजिया देना स्वीकार कर लिया था, इसीलिए वो उन लोगों को जिम्मी जिम्मी जगह बता दे रहे। अब देखिए हम जैसा कि बताते हैं राजा ने कई इसके धार्मिक काल हो गया, इसकी राजनीति पर दी। अब होती है सैनिक उपलब्धि। राजा तभी तक बचा रखता है क्योंकि उस समय इतिहास में युद्ध ही एक पर्याय था अपने की सुरक्षा करना। आज 21वीं शताब्दी में और उस समय की शताब्दी में यही अंतर है। पहले आप राजा बने रहेंगे तो आपको युद्ध लड़ना जरूरी है, नहीं तो सीमा पर हमेशा दबाव रहता था। ठीक है, आज भी ऐसा नहीं है कि युद्ध तो आज कम होता है, कम है, लेकिन आपको सेना अपनी सुरक्षा वैसी ही करनी पड़ती है, सुरक्षा वैसी करती है। इसीलिए देखिए बजट भी आता है तो रक्षा बजट, भारत सरकार का अगर बजट आता है तो रक्षा बजट कम से कम 22 से 24% होता है, यानी 100 रुपये के बजट में उस सैनिकों का खर्चा होता है। तो ये सैनिक खर्चा क्यों किया जाता है? इसी से हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहे। जैसे चीन है, पाकिस्तान है, ठीक है, म्यांमार है या श्रीलंका है, इनसे वैसे उस समय राजा को भी सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान होता करना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक की जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्यवादी नीति था। अलाउद्दीन खिलजी यानी जीतने की इच्छा रखता था, ये सोचता था कि जो हमारे राज हैं वो किसी तरीके से बचे रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन आंतरिक जो विद्रोह होते थे उनको दबाने के लिए, अगर विद्रोह होते तो राजा को विद्रोह दबाना ही होता था। तो इसका हम लोग देखते हैं सैनिक अभियान। पहला है बंगाल पर अभियान। इसने बंगाल पर 2 बार बंगाल पर इसने 2 बार आक्रमण किया। उस
समय बंगाल का शासक था इलियास शाह। बंगाल का जो शासक था इलियास शाह। शुरू से विद्रोही थे आप। ये शासक था बंगाल का शासक इलियास शाह था। उसका भाई जो है इससे फिरोज शाह तुगलक से सहायता मांगता है, इसको हटाना चाहता है। फिरोज शाह जाता है और बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जाता है, तो वो किले में कब्जा करने के लिए होता है, किले पे कब्जा नहीं कर पाता है, तो उसकी सेना डटी रहती है। लेकिन वहाँ पर उस किले के आसपास औरतों के रोने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। जब औरतों की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो युद्ध को छोड़कर चला जाता है। मतलब इस युद्ध में पहली बार ये पता चलता है कि किसी शासक ने औरतों के रोने के कारण अपना युद्ध नीति त्याग दी और दिल्ली वापस चला गया। तो बंगाल अभियान में यही होता है कि वो छोड़ देता है। दोबारा वो आक्रमण करने जाता है, लेकिन जो किला रहता है उस किले को वो नहीं जीत पाता है। और बंगाल का अभियान एक तरीके से वो सफल नहीं होता है और उसको संधि कर लौटना पड़ता है। ठीक है। दूसरा अभियान 1360 ईस्वी में जाज नगर पर होता है। यहाँ का शासक रहता है भानुदेव III। जाज नगर इस समय कहाँ पे है? उड़ीसा। जब फिरोज शाह तुगलक बंगाल में आक्रमण करता है तो उड़ीसा के राजा ने बंगाल के राजा की सहायता की, इसीलिए वो जाज नगर पर आक्रमण करता है। जाज नगर पे आक्रमण करने के लिए धर्मांध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में किसी मूर्ति को वो जाकर तोड़ देता है। यहाँ पर ये जाज नगर, तो जाज नगर आक्रमण के दौरान जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति को तोड़ देता है। तेरह सौ 1365 ईस्वी में ये फिर आक्रमण करने की योजना बनाता है और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ये कांगड़ा या नगरकोट 1365 ईस्वी में कांगड़ा कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश, या इसको कहते हैं नगरकोट पर आक्रमण। यहाँ इसकी सेना आक्रमण करने की जाती है। वहाँ पर बहुत फेमस एक मंदिर रहता है, ज्वालामुखी मंदिर। उस मंदिर में सेना प्रवेश कर जाती है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर 1200 ग्रंथ रखे रहते हैं। कुछ ग्रंथों को वो अपने साथ, संस्कृत के ग्रंथ, वहाँ पे पुस्तकालय रहती है इस मंदिर के बगल में, और उसमें 1200 किताबें रहती हैं। तो इस पुस्तकालय को तोड़कर किताबों को अपने साथ दिल्ली ले आता है और कुछ किताबों का फारसी में अनुवाद कर देता है। इसका अंतिम सैन्य आक्रमण होता है सिंध में 1370 अंतिम आक्रमण। सिंध पर इसका शासन रहता है बाप जामियान। देखिए, सिंध पर पहले भी आक्रमण हो चुका था। इसी सिंध पर आक्रमण करने के लिए जब मोहम्मद बिन तुगलक जाता है तो रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आक्रमण सिंध, इसका अंतिम आक्रमण होता है। सिंध पर ये आक्रमण करने जाता है
ये सबसे लंबा अभियान रहता है। 2 साल का। यहाँ के राज्यपाल ने राजा के व्यवहार की शिकायत की कि जो राज्य से फिरोज शाह तुगलक से कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसी पर इसे आक्रमण करने के लिए ये चल जाता है। लेकिन ये इस आक्रमण पे ये जो राजा रहता है एक सूफी संत के माध्यम से मध्यस्थ करा देता है, सैयद बुखारी, जिसका नाम रहता है, सूफी संत का नाम रहता है सैयद बुखारी। उसकी मध्यस्थता में ये संधि हो जाती है। सैयद बुखारी की मध्यस्थता के कारण इस युद्ध में संधि हो जाती है। सैयद बुखारी, लेकिन इस अभियान से फिरोज तुगलक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब वो लौटता है तो वो रेगिस्तान, सिंध के रेगिस्तान से लौटता है। उसके 3/4 यानी 75% उसके घोड़े इसी दलदल में फंस जाते हैं। किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर भागता है। इसके काल में देखिए कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं होता है, लेकिन इसके काल में भी विद्रोह होता है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कई विद्रोह हुए थे, इसके काल में भी विद्रोह होता है। इसके काल में सबसे प्रमुख विद्रोह होता है कटेहर में हरदू सिंह के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के काल में विद्रोह कटेहर हरदू सिंह के द्वारा विद्रोह किया जाता है। हरदू सिंह के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। गुजरात में विद्रोह होता है शमसुद्दीन दमगानी के नेतृत्व। गुजरात में विद्रोह होता है। शमसुद्दीन दमगानी के नेतृत्व में गुजरात में भी विद्रोह होने लगता है। तो इसके काल में भी विद्रोह होने लगता है। फिरोज शाह तुगलक सबसे अधिक उम्र का शासक था। 90 वर्ष लगभग उसकी आयु हो गई थी जब गद्दी पर बैठा था। इसलिए शासन करना उसके लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया था, यानी 90 वर्ष की। इसीलिए अपने शासन काल में ही उसने अपना एक उत्तराधिकारी चुन लिया था, फतेह खान। फतेह खान को अपने बड़े लड़के फतेह खान को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। फतेह खान को उत्तराधिकारी चुनता है। फतेह खान का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहता है। इसके बाद 1387 में ही हट जाता है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है जब्बर खान। फतेह खान के बाद बैठता है जब्बर खान। ये भी 1387 में गद्दी पर बैठता है। लेकिन फतेह खान को हटाकर अब गद्दी पर बैठाया जाता है इसके तीसरे पुत्र, जिसका नाम रहता है नासिरुद्दीन मोहम्मद खान। नासिरुद्दीन मोहम्मद खान ये गद्दी पर बैठा है। इसके बाद गद्दी
पर बैठता है 1389 से अबू बकर बैठता है गद्दी पर। सॉरी, इसके बाद बैठता है 1300 नासिरुद्दीन द्वितीय बैठता है, या जिसको कहते हैं तुगलक शाह द्वितीय, ये गद्दी पर बैठता है। तुगलक शाह द्वितीय गद्दी पर बैठता है 1388 से 1389। छोटे छोटे शासक हैं, एकदम हम मान नहीं है, लेकिन हम इसका क्रम निभा दे रहे हैं। तुगलक शाह द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठता है अबू बकर। इसका एक वाले आयत में क्रम मिल चुका है। अबू बकर गद्दी पर बैठता है 1389 से 1390। 1389 से नहीं, 98 लिख लीजिएगा, 90 नहीं, 98 ऊपर 98 कर लीजिए। 1389 से 1300 नहीं 90 ही करिएगा, 90 ही रहिएगा, 98 उसके बाद मोहम्मद शाह बैठेंगे। देखिए अब गद्दी पर बैठता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 84। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94 और 1394 में गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से 1398। इसके बाद 98 से 99 नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। अंतिम शासक तुगलक वंश का नासिरुद्दीन महमूद शाह बैठता है 1398 से 1412। अब देखिए इस वंश का अंतिम शासक हम लिख रहे हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह। संसद काल में तुगलक वंश का शासनकाल सबसे अधिक रहा, सबसे अधिक संसद काल में तुगलक वंश का शासनकाल 94 ईयर सबसे अधिक रहा। 94 ईयर 94 साल। इसके काल में देखिए मंगोल की जगह तैमूर वंश आ गया। तैमूर बर्दाश्त था, ठीक है, तो मंगोल चगताई था और ये बर्दाश्त था। तैमूर खान ने नासिरुद्दीन महमूद के काल में आक्रमण किया। इसके खिलाफ जब आक्रमण करता है तो दिल्ली का जो शासन है एकदम सिमट जाता है और इसका शासन दिल्ली से पालम तक हो जाता है। पालम पुराना हवाई अड्डा था, इसका शासन सिमट जाता है। तो इसके काल में सबसे खास बात होती है कि एक आक्रमण होता है तैमूर का। तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। 15 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम होता था। यहाँ का शासक अपने को नहीं संभाल पाया, वो मरवाता रहा। 15 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम होता रहा। इसका जो वजीर था मल्लू इकबाल, इसकी शक्ति इसी
के कारण मध्यस्थता होती है, बाद में तैमूर चला जाता है। लेकिन तैमूर जब जाता है तो पश्चिम में खिज्र खान सैयद वंश का शासक था, उसको 3 प्रांत दे देता है, दीपालपुर, लाहौर, मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत का शासक बना दिया जाता है, मुल्तान, लाहौर, दीपाल। तैमूर जाने से पहले खिज्र खान को दीपालपुर, लाहौर एवं मुल्तान का ग्राम प्रतिनिधित्व करता है, सूबेदार। फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही उसके जितने भी हमने बताया आपस में लड़ने लगे। एक समय तो ऐसा था कि इसको युद्ध में बैठा दिया गया, इसकी एज अधिक हो गई थी, आपस में ही इसके बच्चे लड़ने लगे थे और अंत में यही युद्ध देखते देखते फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती। तो ये देखिए तुगलक वंश का ये आज खत्म हो गया। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत में वंश आता है वो आता है सैयद वंश, और सैयद वंश की स्थापना की थी किसने स्थापना की? 1414 से क्या सैयद वंश। देखिए जब भी राजा कोई फिरोज शाह तुगलक बैठा था तो उसने उपाधि धारण की थी सैयद उल सलातीन। ये गद्दी पर बैठता है तो इसने उपाधि धारण की रैयत ए आता। रैयत मतलब होता है किसान, मतलब किसानों की देखभाल करने वाला, ठीक है। और सैयद उल सलातीन मतलब होता है कि उलेमा यानी धर्म का रक्षक, और यहाँ पर इसने अपनी उपाधि धारण की रैयत ए आता। सर खिज्र खान का टाइम पीरियड 1414 से 1451। एक ही साल था नहीं, खिज्र खान के बाद मुबारक क्या कहते हैं? खिज्र खान का सैयद वंश में रहेगा ना 21। अच्छा ये इसका 1414 से 1421 तक। इसका ये 1421, फिर 1421 से 1434, फिर 1434 से 1421 51। तो खिज्र खान के समय में आसपास 1445 से 45 फिर 45 से क्या? ये देखिए जब सैयद वंश का शासक बैठता है खिज्र खान तो उसके काल में भी आसपास बहुत विरोध होता है। सबसे पहले खोखरों का विरोध होता है। वही खोखर तो पहले मोहम्मद गौरी के लिए परेशान किए थे। खोखर का नेता रहता है जसरत। खोखर के नेता जसरत ने विद्रोह कर दिया। इसके काल में ये विद्रोह शुरू हो जाता है सैयद वंश के इसके खिलाफ। ये क्या कहते हैं, उदारवादी शासक था और अपनी प्रजा के जितने भी अधिकारी थे उन पर ये समान रूप से नियम लागू करता था, यानी निरंकुश शासक नहीं था ये। इसने जो सिक्का चलाया वो उस सिक्के पर तैमूर का नाम अंकित किया और तैमूर के लड़के शाहरुख का नाम दिया। उसने एक सिक्का चलाया तैमूर, ये
शाहरुख का नाम अंकित करवाया। देखिए ये परंपरा होती थी, अपने को सिक्के पर नाम, सिक्के पर देखिए ये क्वेश्चन आपको हमेशा आता है। आपको देखिए जब भी पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि सिक्का, सिक्का देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं चलवाया था नया सिक्का। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सिक्का चलवाया था तो खलीफा का नाम अंकित। फिरोज शाह तुगलक ने एक नई परंपरा की थी, जब सिक्का चलवाया था तो अपने लड़के फतेह खान का नाम अंकित करवाया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं लिखा हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने अपने लड़के फतेह खान का नाम अंकित करवाया था। तो जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये तैमूर के यानी तैमूर के प्रति वो अपना समर्पण भाव रखता है। इसलिए रखता है कि तैमूर ने ही इसको राजगद्दी देने में सहायता की थी, इसको 3 प्रांत दे दिए थे। इसलिए तैमूर के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर करता है। एक तरीके से देखिए, जब भी सिक्के पर किसी का नाम अंकित करवाने का मतलब है कि उसकी अधीनता को सिखाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए गद्दी पर बैठता है इसका लड़का मुबारक शाह, जिसका काल है 1414 से 1421 से 1434। मुबारक शाह 1414 से 1421 से 1434 ईस्वी में। इसके काल में एक विद्वान था जिसने एक किताब लिखी थी, तारीख मुबारक शाही। ये विद्वान मुबारक शाह के काल में ही रहता था और इसका नाम था याहिया बिन सरहिंदी। इसने याहिया बिन सरहिंदी नामक लेखक को संरक्षण प्रदान किया था। बड़े दुख की बात है कि इसका एक वजीर था, उसी वजीर ने इसकी हत्या, ताजुल मुल्क ने मुबारक खां की हत्या कर दी। ताजुल मुल्क नामक वजीर ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका काल था 1434 से 1400। सर मोहम्मद शाह बैठेगा ना 1434। मोहम्मद शाह, सॉरी मोहम्मद आलम नहीं, मोहम्मद शाह 1434 क्या से 1445। कहीं कहीं 45 होता है, कहीं कहीं 46। मोहम्मद शाह 1414 से 1445 मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है। इसके काल में लोधी वंश का एक संस्थापक था बैदुल लोधी, उसको इसने पुत्र की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी पुत्र की उपाधि ना या पुत्र कहकर पुकारा। और एक उपाधि भी दी थी खाने खाना।
एक वंश होता था जो सैनिक का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको खान कहा जाता था। तो उस समय ये लोग मंगोल के अनुयायी हुआ करते थे, मंगोल से ही अपने पद को लेते थे। तो बहलोल लोदी को खान एक खाना का पद दिया था। अब इसका भी काल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अंतिम शासक बैठता है अलाउद्दीन, क्या बैठता है? ये बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 45 to 51। इसके वजीर का नाम था हमीद। इसके और राजा के बीच में आपस में बहुत तनाव रहता था, इसीलिए अपने वजीर से लड़कर अपना राज छोड़कर चला जाता है बदायूं। ठीक है, अपने वजीर से ही लड़कर चला जाता है और राज छोड़ युद्ध नहीं करता है, गुस्सा होकर चला जाता है बदायूं। वजीर हमीद से लड़कर हुमायूं बदायूं चला जाता है। देखिए, राज सत्ता एकदम खाली हो जाती है, इसलिए चारों तरफ से कई लोग प्रयास करते हैं कि अब तो सैयद वंश खाली हो गया। अंत में लोदी वंश ये बहलोल लोदी जाकर क्या कहते हैं, अपनी सत्ता को स्थापित कर देता है और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है। ठीक है, तो इसको हम अगले टर्न में पढ़ाएंगे लोदी वंश। देखिए, अभी जितना भी पढ़ाए हैं आप लोगों का, देखिए ये कर्तव्य है कि जहाँ नहीं समझा है, टॉपिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो उतना आपको जहाँ नहीं समझ है वो आप सर जल घड़ी क्या था? हैं? जल घड़ी ये देखिए समय देखने के लिए पैर को होता था, एक दो घड़ी बनाया था, एक जल घड़ी बनाया था उन्होंने, तो ये जल घड़ी समय देखने के लिए। तब कैसे पानी अब ऐसा होता था जैसे बिजली बनती है आपकी पानी से, वैसे ही पानी से वो जो मशीन होती थी वो चलती थी पर उसके दबाव से, तो उस प्रभाव से उन्होंने एक अनुमान तौर पे ये समय देखा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पानी के अंदर थी, पानी के माध्यम से, जैसे पानी से बिजली बनती है और मशीन चलने लगती है, वैसे ही ये जल घड़ी। राजा थोड़ी ना उसी तरह से अगला सेनापति के पद से राजन किया था ना, दिक्कत ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक ने एक प्रथा शुरू की थी, राजाओं का नाम जो उसके पहले के जितने भी राजा उनका नाम खुतबे में पढ़ा जाता। खुतबा में मतलब कि जो नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह के साथ उनका राजा का भी नाम लिया जाता है उनके सम्मान में। ठीक है, लेकिन उसने सभी का नाम लगभग लिखा। ठीक है, इल्तुतमिश का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद तुगलक का, गैसुद्दीन तुगलक का, बाकी तुगलक वंश के 2-3 और शासक का भी नाम लिखा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं लिखा था। कारण उसका ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बना था तो अभी तक उसका कोई सिक्का नहीं था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देखिए अभी तक स्रोत से कोई सिक्का नहीं। राजा की कुछ पहचान होती है, हमेशा कोई ना कोई राजा बैठा है तो कुछ ना कुछ सिक्का चलवाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई सिक्का नहीं मिला। दूसरी चीज, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लेकिन दिल्ली से शासन नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा काम था। उसने लाहौर से शासन किया था, इसलिए इल्तुतमिश से जो किरम बना है वो दिल्ली में ज्यादातर अधिकार करने वाले शासक, इसीलिए उसने अपने खुतबे में उन्हीं शासकों का नाम लाया जिन्होंने ज्यादातर दिल्ली से शासन किया। और आप लोग जहां समझ में ना आए वो आप लिख लीजिए। ठीक है,
क्योंकि देखिए 1.5 घंटे में ये जो टॉपिक है वास्तव में 5 दिन में पढ़ाया जाना चाहिए। सर फिरोज शाह तुगलक सर कुशल शासक था कि अकुशल शासक था? हैं? फिरोज शाह तुगलक कुशल था कि अकुशल शासक? क्योंकि सर उसमें देखिए, साम्राज्यवाद की नीति रखी है। आप जब भी किसी भी शासक की कुशल और अकुशल कहते हैं, अगर आप उसकी नीति युद्ध नीति में कहेंगे, बाकी नीति में कहेंगे तो सफल था, उसने कई कष्टदायक कर समाप्त कर दिए, उसने खैरात विभाग समाप्त किया, लेकिन धर्म के ऊपर अगर वो देखें तो धर्मांध व्यक्ति था। सम्राट विस्तार भी तो नहीं किया था। ठीक है, सम्राट विस्तार ज्यादा नहीं किया, 2 ही 3 उसने युद्ध किया, बाकी उसने सुरक्षा किया, लेकिन कुशल उसको कह सकते हैं। कारण है कि उसने नई प्रयोग किया, उसने नहरें बनवाई, गरीबों के लिए उसने बहुत काम किया। इसीलिए एल्फिंस्टन ने उसको जो है सल्तनत काल का अकबर रहा, ठीक है, उसकी उपाधि मिली। उसने धर्मांध काम तो किया, लेकिन उसने जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए। इसीलिए एल्फिंस्टन ने कहा है कि वो सल्तनत काल का अकबर है। उसने नहरें बनाई, उसने बाग बगीचा बनाया, उसने दासों को सम्मान में रखा, ठीक है, उसने आय का पूरा लेखा जोखा रखा, उसने ऋण माफ कर दिया। इसलिए बहुत से उसने अच्छे काम किए, इसलिए वो कुशल तो कहा जा सकता है, लेकिन धर्मांध तो था। धर्म के ऊपर अगर उसके बारे में अगर लिखा जाए तो कुशल नहीं था, बाकी कुशल था, उसने शासन सही से चलाया। उसका बहुत विरोध भी नहीं हुआ जब गद्दी पर वो बैठा था, अमीरों ने बड़े आसान से इसे उसको गद्दी पर बैठा। और किसी का क्वेश्चन? निसंकोच पूछिए, कुछ भी जो समझ में नहीं आ रहा है, छोटा से छोटा। जी देखिए, आप पहले दिन आप नहीं आएंगे जब पढ़ा रहे, इसीलिए तो जो गैपिंग होती है ना वो गड़बड़ होता है। मैप दूसरे दिन उन्होंने मैप बनाया था। देखिए आप भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उस समय उत्तर पश्चिम में कई ऐसी जातियां थी जो युद्ध और लूट में विश्वास करती है। उसका कारण भौगोलिक कारण है, उनको वहां पर पहाड़ी एरिया था तो वो आसपास क्षेत्र में लूटते थे और विस्तार करते थे। जहां उपजाऊ क्षेत्र होता था उस पर कब्जा कर लेते थे, जहां धन इकट्ठा होता था वहां कब्जा कर लेते थे। इसीलिए महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया, और जब बाबर का आक्रमण होता है, बाबर के बारे में एक चीज लिखी हुई होती है कि बाबर को ये पता था कि भारत में धन है। इसी तरह महमूद गजनवी को कहीं ना कहीं जानकारी थी कि भारतीय धर्म में लोग सोना चांदी मंदिर में जमा करते हैं, ठीक है। जो ये लोग युद्ध करते थे पश्चिम में, इनकी जाति ही थी ये युद्ध प्राय। उस समय जो है उपजाऊ नहीं था, ये लोग अपना जनजीवन क्या कहते थे, युद्ध पे ही लौट करते थे। तो पहले मंगोल जो था, मंगोल लोग पूरे आसपास के क्षेत्र में, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में छा गए। लेकिन मंगोल की जाति जब खत्म हो गई, युद्ध में मर गई, तो एक दूसरी जनजाति शुरू होती है, वो होती है तैमूर के वंश में, और ये तैमूर था बर्दाश्त। इसके भी वंश के लोगों ने आसपास युद्ध करने के का काम किया। तैमूर भी जब भारत में आक्रमण करने के लिए आया तो उस समय कौन शासक था? नासिरुद्दीन महमूद शासक था। वैसे मंगोल आक्रमण भारत में हमेशा हुआ, ठीक है, लेकिन कई शासकों ने नीति बनाई। बलबन ने किला बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने कई युद्ध अपने सेनापतियों की नियुक्ति की, तब इसी तरीके से जीत पाए। तो मंगोल खतरा हमेशा था। भारत में जयपुर में भी आकर हमने बनाया भी 15 दिन तक उसने लूटपाट की, और लूटपाट करके वो लेके चला गया। नागुल सफा था, ये था चिकित्सालय, जैसे ये देखिए चिकित्सालय भी बनवाया, जिसको कहते हैं नागुल सफा। में लोगों का इलाज किया जाता था, ठीक है। नागुल
चलिए